तो साथियों, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करते हैं और जवाबात हासिल करते हैं, आइए देखते हैं। कि तुम कहो शाखों के फूल फलने लगे, तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे। इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएगी इंशाअल्लाह। थैंक यू मैडम। जो सच बोल सके एक ऐसा लीडर वाहिद आया है, आंखों में गुस्सा होठों पर लेकर के जिद आया है। और जिसको जेल की दीवारें भी कैद नहीं रख पाती है, उसको देख के लगता है कि मर्द मुजाहिद आया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था असदुद्दीन ओवैसी की। आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से संसद के अंदर बैठे हुकूमत के वजीर, मिनिस्टर्स और लीडर, तमाम अन्य पार्टियों के लीडर व सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री समेत प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर किस तरह से अपने शायराना अंदाज में भारत सरकार से आंखों में आंखें डालकर अपनी मांगों का मुतालबा किया। तो इस तरह के लीडर बनने इस देश में ज़रूरी है। अगर इस तरह के लीडर पैदा नहीं होंगे तो समझ लेना कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल ही जो ख़त्म हो जाएगा। हमारी उर्दू ज़बान जो संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने जिसकी शान को बढ़ाया है, आन बान शान को बढ़ाया है और शायरी को जो है ज़िंदा रखने के लिए एक सैकड़ों साल पुरानी शायरी को जो है संसद में बोलकर ज़िंदा किया है, तो आप भी खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर लीडर बनाएं तो असदुद्दीन ओवैसी जैसा बनाएं, और अगर IAS अधिकारी बनाएं तो शाह फैसल के जैसा बनाएं, ध्रुव गुप्त की तरह बनाएं या फिर संजीव भट्ट की तरह बनाएं। लेकिन बनाएं इस तरह से कि जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर उससे सवालात करने से ना डरे, उससे कहे कि अब ना चलेगा हम पर तुम्हारा फुसूं। मेरे सिर्फ 7 सवालात हैं, मैं आपके जरिए से हुकूमत नहीं, मैं 7 सवालात है मैडम, मैं आपके जरिए हुकूमत से पहुंचा दूंगा और उम्मीद करता हूं कि वजीर आजम उसका जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि हुकूमत ये जानती है कि मुसलमानों में जो खवानगी का तनासुब है वो 68% है और पूरे मुल्क में 75% है। वजीर आजम ने कहा कि मुसलमान के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो आखिर क्या वजह है कि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो एलोकेशन है 2013 से 2018 तक वही एलोकेशन दिए जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्या आप उनको कंप्यूटर और कुरान देखना नहीं चाहते? तो मेरा दूसरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम से है मैडम कि 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम है। मैं आपके जरिए से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि 4 साल में इस सरकार ने 15 पॉइंट प्रोग्राम का ये उसूल है, कानून है कि 3 महीने में एक मर्तबा कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग लेगा। 4 साल में एक मीटिंग नहीं हुई मैडम। क्या ये आपकी मोहब्बत है अक़लियतों से? मैडम, 15 पॉइंट प्रोग्राम का 10वां पॉइंट ये है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूं कि 1% भी रोजगार नहीं मिला। मैडम, मेरा चौथा, मैं 7 सवाल आते हैं मैडम, मैं चौथा सवाल यह है कि 1400 करोड़ रुपए वजीर आजम अपने बैरूनी दौरों में खर्च किए हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकलता है कि श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, चीन के गोद में बैठे हैं। मेरा 5वां सवाल आपके जरिए हुकूमत से यह है कि दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने
SC ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया, आपकी सरकार ने उसको NGT का चेयरमैन बनाया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। मैडम, मैं आपसे आखिरी सवाल आपके जरिए हुकूमत से करना चाह रहा हूं कि फिक्स डिपॉजिट 6% है, इन्फ्लेशन 6% है, कौन सी माशी पॉलिसी है? कश्मीर की पॉलिसी क्या है? जितने मिलिटेंट मरते हैं, अगर 2 मिलिटेंट मरता है तो एक हमारा सिपाही मरता है। मैंने मैडम खत्म करो, 124 हमारे सिपाही मारे गए। आपकी कश्मीर की पॉलिसी क्या है? मैं आपके जरिए से आखिर में हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? ये आपकी पॉलिसी के खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया गया, मुल्क में नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया। ये हुकूमत जबर, तशद्दुद और खौफ पैदा करी। और आखिर मैडम, मैं शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं ताकि, क्योंकि आप खत्म कर दो बोल रहे हैं, मेरा शेर ये है मैडम कि सुन लीजिए, शायद इनको ये बात मेरी समझ में आ जाए कि तुम कहो शाखों के फूल फलने लगे, तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे। इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों? तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू मैडम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारी यह विजुअल जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूले और लाइक और शेयर करना भी ना भूले।